नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जंगल का वीडियो बनाइए, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे दोस्तों मैंने आपके सामने आपके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूं, ठीक है। और मैं जंगल का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है। सिर्फ आपको जंगल नहीं घुमाऊँगा कि मैं जंगल घूम रहा हूँ, तो और आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये पौधा है, ठीक है। ये पौधा है, ये देखिए, ये पौधा जो है दोस्तों, ये सागौन का है। क्या है? सागौन का पौधा है। इसको हम कहते हैं टीक। क्या कहते हैं? टीक भी कहते हैं इसको। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों, उसको कहते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या कहते हैं इसको? टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर जब MPPSC फॉरेस्ट जैसे एग्जाम होते हैं और उसमें मेंस जो होता है, उसमें इन सभी पेड़ पौधों के साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये सागौन का पेड़ है और इसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। और ये दोस्तों, जब ये अभी पौधा है, छोटा है, ठीक है, और जब बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो ये एक बहुत इमारती और बहुमूल्य इमारती लकड़ी है, और एक बहुत ही कीमती या बहुमूल्य लकड़ी जिसे हम कह सकते हैं, वो होती है, ठीक है। इसके बाद चलो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये है आपका, जैसे मान के चलिए, इसी के बगल में ये पलास लगा हुआ है, ठीक है। क्या है? ये पलास है, ठीक है। पलास है दोस्तों। यदि आप सतपुड़ा रेंज से होंगे तो आपको तो ये पलास देखने को मिलता होगा, लेकिन हो सकता है आप यदि भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर साइड से हो तो उधर आपको ये पलास देखने को नहीं मिलता हो। यदि मिलता हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए, ये पलास है, देखिए, है ना। इसकी 4 प्रजाति पाई जाती हैं दोस्तों, लेकिन बहुतायत में एक ही प्रजाति देखने को मिलती है, ये वाली, है ना। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। और दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, इसके जो फूल आते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छे फूल आते हैं दोस्तों, लाल कलर के निकलते हैं होली के समय में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पलास। अब दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर जंगल में हर एक वनस्पति इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आप इसको पहचानते होंगे, ठीक है। ये है दोस्तों लालटेन। क्या है? ये लालटेन है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये अभी लालटेन है तो इसे हम क्या खरपतवार कह सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, इसको अभी खरपतवार नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये खरपतवार की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खरपतवार की परिभाषा क्या होती है, खरपतवार की डेफिनेशन क्या होती है कि खरपतवार की डेफिनेशन होती है कि अवांछित पौधा को हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ अवांछित नहीं होती, कोई भी वनस्पति अवांछित नहीं होती, ठीक है। यदि इस जंगल के अंदर है तो इसका कुछ ना कुछ चीज़ का उपयोग होगा, ठीक है। तो जैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए बात करता हूँ मैं कि अभी इसको हम क्या नहीं कह सकते? खरपतवार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि खरपतवार की परिभाषा है कि अवांछित पौधा, ठीक है। किसी फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधा या अवांछनीय पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी हाल की सिचुएशन में तो ये खरपतवार नहीं है, ठीक है खरपतवार ही, लेकिन इसको हम खरपतवार नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए दोस्तों, अभी आपके खेतों में मक्का लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा? मक्का, ठीक है। तो मक्का के बाद मक्का काटेगा तो फिर क्या लगाएंगे हम? उसके बाद गेहूं लगाते हैं, ठीक है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। ये सब चीज़ मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मक्का की फसल काटने के बाद जब हम गेहूं बोते हैं तो देखना उसमें बहुत सारे क्या उगेंगे, बहुत सारे उसमें आपको मक्का देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जब हम गेहूं की फसल बोते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम गेहूं की फसल बो रहे हैं, मतलब हमारी वो क्या होगी? वांछित फसल होगी। मतलब कहने का क्या है, हम उस फसल को लेना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ जब मक्का उगता है दोस्तों, ठीक है, तो वो अवांछित पौधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे नहीं चाहते, हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ गेहूँ चाहिए। तो वही चीज़ वहाँ पर जब जाते हैं दोस्तों, तो उस गेहूं में जो मक्का उगते हैं वो खरपतवार भी कहलाता है। मक्का फसल है, लेकिन जब दोस्तों वो अवांछित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक खरपतवार हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता था दोस्तों कि ये जो लालटेन है ये क्या है? खरपतवार है। चलिए, बहुत सारे और आपको मैं बहुत सारे पौधों से परिचित करवाऊंगा आज, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी काम की बात भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की वन रक्षक भर्ती जो है वो कब तक आ सकती है ना। देखिए, ये जो पौधा दिख रहा है ना, ये दूर से देख लीजिए। ये दोस्तों, ये पौधा है लैंडिया का कहते हैं इसको, ठीक है। लैंडिया है, ये एक शाखीय पौधा होता है और बहुत ज़्यादा इसमें झाड़ी टाइप का हुई होता है, और लेकिन बड़ा होता है तो बहुत हैवी भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा मोटा झाड़ भी होता है वो, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर वो शाखीय रूप में उसके मतलब एक जगह से 2-3 तने इकट्ठे निकलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों ये हो गया इमली। आपने खाया होगा इमली, ठीक है। बचपन में बहुत सारी इमली खाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? इमली। ये एक दोस्तों फलदार पौधा है क्योंकि फल देता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, चलिए ले चलता हूँ आपको आंवला प्लांटेशन में, ठीक है। आंवला प्लांटेशन की तरफ चल रहे हैं हम दोस्तों। थोड़ा मैं कैमरा को आपको फ्रंट में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हम जा रहे हैं दोस्तों आंवला प्लांटेशन की साइड में।
ये है आंवला प्लांटेशन। क्या है? आंवला प्लांटेशन। आंवला सुना होगा नाम आपने दोस्तों, एम्बलिका कहते हैं इसको, ठीक है। और आंवला जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि आंवला में विटामिन सी, कौन सा विटामिन? विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और इससे एक चूर्ण बनता है, आपने सुना होगा नाम, त्रिफला चूर्ण। कौन सा चूर्ण? त्रिफला चूर्ण, है ना। तो उस त्रिफला चूर्ण कहाँ से बनता है? आंवला, हर्रा और बहेड़ा से बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आंवला भी पाया जाता है हमारे जंगल में और बहेड़ा भी जाया जाता है, लेकिन हर्रा यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंवला। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये बिल्कुल आपको बड़ा गजब का पेड़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये साज का वृक्ष है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको। इसको कहते हैं टर्मिनेलिया टोमेंटोजा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं टर्मिनेलिया, ठीक है। ये साज वृक्ष है। यदि आपने दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। और बैगा जनजाति के देवता होते हैं दोस्तों बूढ़ा देव, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि बैगा जनजाति के जो बूढ़ा देवता होते हैं वो साज वृक्ष पे निवास करते हैं। कौन से वृक्ष पे निवास करते हैं? साज वृक्ष पे निवास करते हैं। और यही वृक्ष है दोस्तों, वो साज वृक्ष है जिसमें बैगा जनजाति के देवता निवास करते हैं, ठीक है। तो ये वृक्ष क्या है? साज का वृक्ष है, ठीक। ये जो पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका क्या? बरगद, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगलेंसिस, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। जैसा कि आपको पता होगा, आपको सब चीज़ याद होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है बरगद, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मतलब 1 नवंबर 1981 को दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, इनको दोस्तों राजकीय चिन्ह घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के, ठीक है। उसी में दोस्तों ये बरगद है और बरगद को दोस्तों राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का। कब? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। ये पेड़ देख पा रहा है, ये पेड़ है आपका नीम का, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एजेडिरेक्टा इंडिका, ठीक है। और बहुत ही औषधीय रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। इसका औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप सब जानते होंगे नीम के बारे में, ठीक है। तो ये नीम का पेड़ है, इसको आप पहचानते होंगे, ठीक है। आपने देखा ही होगा नीम। इसका साइंटिफिक नेम है एजेडिरेक्टा इंडिका। दोस्तों बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया जंगल से संबंधित, ठीक है। आगे और कभी होगा तो मैं आपको बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ें बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ से उपयोग होते हैं और आपके लिए जीके के साथ फैक्ट लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए आप काम की बात करते हैं कि काम की बात यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 कब तक आएगी। उसका एग्जाम कैलेंडर तो जारी हो गया है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक उसका नोटिफिकेशन उसमें डाला है MPPB की साइट में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कब तक आएगी भर्ती। उनका एक ही सवाल है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि दोस्तों कि बहुत समय हो गया, बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर भर्तियों का अकाल सा है, ठीक है। तो चलो उनकी बेचैनी भी है, कुछ तो कोविड ने भी खा गया और उसके बाद भी दोस्तों भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, ठीक है। और चलिए बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में MP फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए अभी कल ही क्या हुआ है कि 2 आदेश निकले हैं, ठीक है। मैंने देखा दोस्तों तो 2 आदेश निकले हुए हैं और वो 2 आदेश किस संदर्भ में निकले हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि एक आदेश निकला है दोस्तों कि जो MPPSC परीक्षा है 2019, ठीक है। तो MPPSC की जो परीक्षा है 2019 उसके संदर्भ में है। तो उसमें ये कहा गया है कि उसका जो रिजल्ट वगैरह है, ठीक है, उसको 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों MPPSC 2021 प्री का जो रिजल्ट है उसको भी जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक है और आदेश आता है तो उसमें ये कहा गया है कि मतलब जो एज के बारे में है, मतलब 3 साल की एज का छूट देने की बात कही गई है, ठीक है। कोविड के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो गए हैं तो उनको उनकी आयु छूट में दोस्तों 3 साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऐसे उस संबंध में एक आदेश जारी हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब आदेश जो जारी हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कुछ राजनीतिक हलचल के कारण ही ये आदेश जारी हुए होंगे, ठीक है। तो संभवतः है मैं ये कह सकता हूँ कि संभवतः है, बिल्कुल 100% कह रहा हूँ कि दोस्तों अभी सितंबर चल रहा है और ऐसा ना हो कि आने वाले 8-10 दिन में भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और अक्टूबर में आने की इसकी प्रबल संभावना मुझे लग रही है, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन और भर्ती का इंतजार ना करें। मैं जैसे मैं हर बार कहता हूँ भर्ती का इंतजार बिल्कुल मत करिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। यदि आप दोस्तों अपनी तैयारी में कंटिन्यू नहीं लगे रहेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे और आप अपने सिलेक्शन से दूर जाएंगे। मैं बार बार वही कहता हूँ कि आप NCERT पढ़ लो साइंस के लिए, RS अग्रवाल मैथ्स के लिए लगा लो, ठीक है। हिंदी की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। हिंदी और इंग्लिश के लिए दोस्तों मैंने कहा है कि आप एक किसी भी बुक को, ठीक है, किसी भी बुक को बेस बनाओ
उससे उसके पूरे रूल्स पढ़ लो, संधि क्या है, समास क्या है, नरेशन क्या है, टेंस क्या है, वॉइस क्या है, उसका एक वो बना लो, क्या बोलते हैं इसको, एक बेस बुक बना लीजिए, ठीक है, आधार बुक जिसे कहते हैं हम। और उसके बाद दोस्तों आप उसकी जितने सारे सोर्स हैं आपके पास जहाँ से मिल सकते हैं उतने सारे सोर्सों से आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एमपीजीके के लिए तो दोस्तों भरमार पड़ी है, एमपीजीके के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन किताब पूछते हैं दोस्त तो मैं किताब, देखिए किसी भी किताब को मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का पब्लिकेशन नहीं कर सकता, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एमपी आप किसी भी बुक से पढ़िए, एक बुक को आधार बनाइए। आप एक बुक को बिल्कुल कंफर्म करिए, पहले उस बुक को आपको आधार बनाना है। देखिए एक बुक को 10 बार पढ़िए, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना है, ठीक है। आप एक बुक को पहले आधार बना लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता पढ़ने में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है, उसके आधार पर देखें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और उसके आधार से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, ठीक है। यदि आपको वन रक्षक बनना है तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी तो नहीं दूंगा दोस्तों, लेकिन बिल्कुल कहता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि भर्ती आएगी, ठीक है। अब भर्ती आएगी ही, मेरे को 100% ऐसा लग रहा है कि भर्ती आने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल तो मची है और भर्तियाँ का बिल्कुल दोस्तों अकाल सा पड़ गया है, इसलिए भर्ती आने की संभावना मुझे प्रबल लग रही है, ठीक है। चलो अब कुछ बात करते हैं दोस्तों। कुछ सवाल है दोस्तों के, जैसे कि कुछ सवाल एक पूछा था मुझसे कि पेपर किस लेवल का आता है। पेपर देखिए दोस्तों किसी भी लेवल का है, पेपर किसी भी लेवल का है, इजी लेवल का है, मीडियम का है, टफ का है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सब पढ़ना पड़ेगा। देखिए यदि पेपर इजी लेवल का आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, और टफ लेवल का आएगा तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। पेपर जो भी आता है, जो यदि आप पढ़ोगे तो फिर आपको मतलब इजी टफ क्वेश्चन लगता है, सब बराबर लगता है, ठीक है। नंबर की बात करते हैं, कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। नंबर मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों 17 से। देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। 5 सेक्शन आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके, ठीक है। एक एक सेक्शन में 20 नंबर होते हैं। तो ये मान के चलिए 100 नंबर में दोस्तों आपको हर एक सेक्शन में आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 17 नंबर लाना पड़ेगा। 17 पना 85, ठीक, 85 नंबर आपको लाना पड़ेगा, +-2 आगे पीछे हो सकता है, वो एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि एग्जाम का लेवल यदि टफ हुआ तो कट ऑफ थोड़ा आगे जाएगा, नीचे जाएगा, और यदि पेपर का लेवल यदि इजी आया तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर चल जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए आप मान के चलिए कि 16 नंबर, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप एससी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, मतलब अनुसूचित जाति से हैं, तो 15 पन्ना 75, ठीक है। और यदि शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आप ये मान के चलिए कि 14 पंचे 70, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, ठीक है, इतना अंतर भी नहीं आता है, ठीक है। 85 से 75 78 के बीच में सब बुक हो जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप एक सेक्शन से आप कम से कम इतने नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, कम से कम। जब आपका सिलेक्शन की श्योरिटी हो सकती है, कम से कम नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, ये बिल्कुल गारंटी बता रहा हूँ। और इतने नंबर लाने के लिए दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल हल्के मत लेना कि मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा है तो इजी लेवल का पेपर होता है। देखिए प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको कि पेपर टफ नहीं है, पेपर बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, वन रक्षक हर कोई बन सकता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि हर कोई वन रक्षक बनना चाह रहा है। और हर कोई वन रक्षक बनना चाहेगा दोस्तों तो देखो मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7,26,00,000 है, ठीक है। वो तो 2011 के अनुसार है, अभी जनसंख्या बहुत बढ़ गई होगी, और ठीक है। और कितने लोग भर्ती नहीं आ रही है तो कंपटीशन तो बढ़ा है, ठीक है। मैं आपके सामने वही बात बता रहा हूँ दोस्तों जो बिल्कुल सत्य है ना। तो कंपटीशन बढ़ा है, और कंपटीशन बढ़ा है तो स्वाभाविक बात है हर कोई बढ़ रहा है, भर्ती नहीं आ रही है, तो कंपटीशन तो तगड़ा है, ठीक है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और उसकी एक ही दवा है, आपको पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप उसमें कोताही नहीं कर सकते, और बिल्कुल भी आप उसमें लापरवाही नहीं बरत सकते, ठीक है। यदि आप लापरवाही बरतोगे तो आप अपने सिलेक्शन से खुद दूर जाओगे। मैं 50 बार बोल चुका हूँ ये बात को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलिए मैंने आपको पूरी सारी चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर से बताना चाहूँगा एक बार, और मैंने कितने बार भी बता चुका हूँ, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल मैथ्स की और NCERT साइंस की, ठीक है, ये किताब आपको बिल्कुल पढ़ना ही है ना। इसके बिना आपका भला बिल्कुल नहीं होगा, ये परम सत्य है। और चलिए दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे विदाई लेता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।